नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ सूर्य पर्वत के बारे में। ये हमारी हथेली है। हथेली जो मणिभद्र से लेकर हमारी उंगली के अंत तक खत्म होती है उसे हम कहते हैं हथेली। हथेली में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फिंगर यानी ये जो तीसरी फिंगर होती है इसे हम कहते हैं अनामिका। अनामिका उंगली के ठीक नीचे जो मूल भाग होता है वो कहलाता है सूर्य पर्वत का। तो आपके लिए जो मैं जानकारी लाई हूं, आज लाई हूं सूर्य पर्वत से संबंधित जानकारी। हस्तरेखा विज्ञान के अंदर पर्वतों का बहुत महत्व है और उनमें से सूर्य पर्वत का बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों महत्व है वो मैं आपको समझाऊंगी। तो देखिए, ये वाली फिंगर जो है हमारी थर्ड फिंगर, जिसे हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, उसे हम अनामिका भी कहते हैं, उसके ठीक नीचे का मूल का भाग वो कहलाता है सूर्य पर्वत का स्थान। तो सूर्य को सुनकर ही हमारे मस्तिष्क में सबसे पहला शब्द क्या आता है? सूर्य यानी सन। तो बेसिकली सन हमारे लिए क्या करता है? तो वो हमें यहाँ पे लाइट देता है, एनर्जी देता है और यहाँ पर हमें क्या देता है? क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी है, सीधी सी बात है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बिना क्या हम जीवन के बारे में सोच सकते हैं? कभी ऐसा हो कि सूर्य ही ना उगे, फिर क्या होगा? केवल अंधेरा ही अंधेरा रहे तो क्या होगा? ठीक उसी प्रकार ही हस्तरेखा विज्ञान में जब हम हस्तरेखाओं की बात करते हैं तो सूर्य का महत्व कैसे नहीं हुआ। जिस प्रकार सूर्य पूरे जगत में रोशनी प्रदान करता है उसी तरीके से सूर्य हमारे जीवन को भी तो प्रकाशित करता है। ठीक उसी प्रकार ही यहाँ पर सूर्य का भी उतना ही महत्व है जितना कि पूरे संसार में है। तो यहाँ पर इसे हम कुछ नामों से जानते हैं, जैसे कि सन माउंट कह लें, अपोलो फिंगर कह ले, फिर हम यहाँ पर कह ले अपोलो माउंट। अपोलो फिंगर के नीचे होती है इसीलिए इसे हम अपोलो माउंट भी कहते हैं, सन माउंट भी कहते हैं और सूर्य पर्वत भी यहाँ पर हम कहते हैं। मान लीजिए कि किसी की हथेली में ये हो ही नहीं, इसका अभाव हो। अब जो चीज नहीं है सीधी सी बात है उसका अभाव होगा। अगर वो हमारे हाथ में है ही नहीं, ये वाला भाग बिल्कुल समतल है, प्लेन, कोई उठाव नहीं है, एकदम चपटा, एकदम स्ट्रेट, तो होगा क्या? तो सबसे पहली बात, अगर ऐसा है यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के हाथ में, तो उसका जीवन बिल्कुल साधारण होगा, बिना लक्ष्य का जीवन कह सकते हैं। उसे पता ही नहीं है कि उसे अपने जीवन में क्या करना है। उसकी पूरी जिंदगी गुमनामी में बीत जाएगी जिसे कोई नहीं जानता। अगर हम समाज में रहते हैं तो हमारा पहला उद्देश्य रहता क्या है? समाज में हमारी पैठ, यानी हमसे ऐसी कोई गलती ना हो जिससे हमारे परिवार की बदनामी हो जाए, या हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारे जीवन में हमारे परिवार वाले गौरवान्वित हो। दोनों चीजें होती हैं। तो अगर इसका अभाव होगा तो ऐसा व्यक्ति ना कुछ अच्छा करने वाला ना कुछ बुरा करने वाला, ऐसे इंसान को कोई भी नहीं जानता अपने जीवन में। जैसे उसने जन्म लिया, अपना गुजारा चलाया, वैसे ही वो मर भी जाएगा। इसको ऐसे समझिए, बिना लक्ष्य का व्यक्ति जिसे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए जीता है, यानी खाने पीने कमाना, इसीलिए ये ताकि खा सके, दैट्स इट। अगर इसका अभाव है तो इसका मतलब सिंपल सा है, ऐसे व्यक्ति का जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वो अपने जीवन में उद्देश्य को पहचान ही नहीं पाता है। जैसा मैंने कहा, अगर सूर्य नहीं है तो जीवन भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन किसी काम का ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि लक्ष्य नहीं है। बिना लक्ष्य के जीवन तो वैसे ही क्या है? बिना जीवन के समान, यानी केवल शरीर में प्राण है लेकिन कुछ करने की इच्छा ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही अगर व्यक्ति चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सूर्य उसको क्या बनाता है? प्रतिभावान बनाता। अगर ये उन्नत होगा, उन्नत यानी उभरा हुआ हो, अच्छा उठाव लिया हुआ हो, उसका कलर कैसा हो? गुलाबी रंग, यानी स्किन से ही रक्त दिखना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी स्किन में गुलाबी पना है तो वो क्या इंडिकेट करता है? ब्लड का फ्लो बॉडी में बहुत अच्छा है। वो स्किन ही गुलाबी आभा लिए हुए होती है। तो पर्वत भी क्या रहता है? गुलाबी आभा लिए हुए होता है, यानी उसमें हल्का हल्का सा ब्लड दिखता है, यानी ब्लड का जो फ्लो होता है ना, वो वहां पे महसूस होता है कि हाँ उसमें लालीपना है, हल्का गुलाबीपना है। पीलापन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कैसा होना चाहिए? गुलाबी होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। तो व्यक्ति ऐसे क्या होते? निडर होते हैं, इनमें भय नहीं होता। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उनमें भय देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। डर नाम की चीज नहीं है, साहस बहुत ज्यादा है।
चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों में ये चीज कॉमन यहाँ पे देखने को मिलती है। अपने संकल्पों के पक्के रहते हैं, जीवन में तब तक प्रयास करेंगे जब तक उनके अंदर सांसें हैं, यूं समझ लीजिए। यानी उनके जीवन में हार नाम का शब्द होता ही नहीं है, वो अपनी डिक्शनरी में हार शब्द रखते ही नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अपने लक्ष्यों के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे, कुछ भी कर ले, अपने जो सोचा है, अपने गोल्स जो डिसाइड किए हैं, उन सबको प्राप्त करना ही करना है। बाहर से कठोर, लोगों के हिसाब से हो सकता है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। लोगों को लगता है इनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। महसूस सब कुछ करते हैं अपने जीवन में, लेकिन दिखावा नहीं कर पाते हैं, वही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। चेहरे पे एक अलग सा तेज होता है, जैसे सूर्य का तेज कैसा है, एक अलग ही तेज रहता है, ठीक उसी प्रकार ही व्यक्ति के चेहरे पर भी वही तेज दिखने को मिलेगा। पर्वत ये कैसा हो जाए, अधिक विकसित हो जाए, बहुत ज्यादा विकसित है, सूर्य रेखा भी यहाँ पर क्या हो, काफी अच्छी हो, तो ऐसे में सरकार से संबंध जुड़ेगा। जिन महिलाओं के हाथ में पर्वत बहुत ज्यादा क्लियर होता है, उतना ही अनुशासन देखने को मिलता है, यानी वेल डिसिप्लिन्ड लेडीज कहलाती हैं ऐसे। यानी अपने परिवार को डिसिप्लिन के साथ चलाना, अपनी संतानों को कैसे अनुशासन में चलाना, ये सब कुछ उनको अच्छे से आता है। हर एक छोटी सी छोटी बात अपने बच्चों को सिखाती है ऐसी महिलाएं। कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ खुद से मतलब होता है, परिवार में क्या हो रहा है, पति पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, संतानों में ध्यान नहीं है, सिर्फ अपना ही ध्यान कहीं और ही लगा हुआ है। लेकिन जब उन्नत सूर्य होगा और बृहस्पति भी अच्छा होगा, हाथ कैसा हो, ना ज्यादा कड़क हो ना ज्यादा मुलायम हो, यानी समान हाथ का स्तर हो, तो ऐसे में महिलाएं जो होती हैं वो परिवार को बांध कर चलने वाली होती हैं। अपनी संतानों का, अपने पति का, उनके परिवार का, अपने परिवार का, सबका ध्यान बराबर रखकर चलने वाली महिलाएं होती हैं। और ऐसी महिलाओं को अगर मौका मिले और परिवार वालों का समर्थन मिल जाए तो सरकारी कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। यानी यूं समझे तो ऐसी महिलाएं ऑलराउंडर कहलाती है, यानी एक अच्छी गृहिणी भी हो गई और साथ में काम करने वाली भी हो गई, दोनों चीजों को इक्वली बैलेंस करके चलने वाली महिलाएं कहेंगे हम। सूर्य का झुकाव यानी क्या हो, देखिए यहाँ पर ये पर्वत जो उभरा हुआ है, इसका जो झुकाव हो जाए शनि की ओर, ये सूर्य की उंगली, ये शनि की उंगली है, ठीक है। यानी इसके नीचे का पर्वत सूर्य का कहलाएगा, इसके नीचे का पर्वत कहलाएगा शनि का। ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, तो क्या हो, जो ये उभर रहा है, उभरते उभरते इसका झुकाव जो हो कहाँ चला जाए, इसकी ओर, यानी शनि की ओर, उठाव हल्का सा उधर चला जाए, तो ऐसे में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो एकांत प्रिय होता है, उत्साह होता ही नहीं है उसके जीवन में। कितनी भी कोशिश कर लेगा वो, उसके जीवन में कोई उत्साह ही नहीं है। मान के चलिए कोई उसको इसके इंटरेस्ट का काम भी मिल गया जिसके पीछे वो काफी टाइम से वेट कर रहा था, इनिशियली देखिए उत्साह तो होगा, लेकिन जैसे जैसे वो काम उसको मिल गया, उत्साह खत्म। यानी जितनी उत्साह, जितने एनर्जी के साथ में उन्होंने काम शुरू किया था, लेकिन एंड तक जाते जाते क्या हो जाता है, उत्साह खत्म, काम करने की इच्छा खत्म, और वो काम भी बिल्कुल एट एंड खत्म। तो यूं समझ लीजिए, ना काम करने की इच्छा, ना किसी प्रकार का कोई मन में ऐसी बात जिससे वो खुद को आगे मोटिवेट कर पाए। तो एकांत प्रिय, बस अकेले रहने का जो सुख है वो सबसे बड़ा सुख है, ऐसा उनका मानना है। ना ज्यादा फ्रेंड सर्कल होंगे, ना किसी से ज्यादा बातचीत होगी, ना किसी से कोई लेना देना होगा, यहाँ तक कि उनके मोहल्ले में कौन रहता है वो भी उनको पता नहीं होगा। ये स्पष्ट देखने को मिलता है अगर झुकाव है। किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी रिश्तेदार से कोई लेना देना नहीं, बस केवल अपने लिए जीना है, अपने सुख में ही सुखी रहना है, दैट्स इट। उसका जो सुख है वो अकेलापन का सुख है। परिवार है लेकिन परिवार के साथ में भी बैठना नहीं है। ऐसी कंप्लेंट्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है काफी सारी पत्नियों को। हस्बैंड काम करके आते हैं, खाना खाते हैं, बात तक नहीं करते, उसके बाद में सो जाते हैं। परिवार से कोई लेना देना नहीं है, संतान से कोई लेना देना नहीं, तो ऐसी कई सारी समस्याएं एकांत प्रिय होने के कारण देखने को मिलती है। अलग थलग बैठेंगे, अपने आप से मतलब रखेंगे, तो ऐसे में जब झुकाव देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो वाइफ होती है, अगर उनके हस्बैंड के हाथ में ऐसा देखने को मिल जाए तो कंप्लेंट्स देखने को मिलती है। सेम रिवर्स, अगर ऐसी ही सिचुएशन लेडीज के हाथ में हो, हाथ में ऐसे ही लक्षण वहां देखने को मिल जाए, तो उनके साथ भी सेम रहता है। उन्हें कोई किसी से मतलब नहीं है, बस अलग थलग सबसे रहना है, किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं निभानी है।
केवल अपने आप से मतलब। तो दोनों कंडीशंस में यहाँ पर दोनों सूरतों में ये चीज देखने को मिलती है। अब यहाँ पर सूर्य का जो झुकाव है, इस पर्वत का झुकाव बुध की ओर चला जाए तो ये बहुत ज्यादा सफलता देने वाला होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य बुध का एक तरीके से मान लीजिए कंजक्शन हो रहा है, दोनों के क्या हो रहा है, यहाँ पर जुड़ाव हो रहा है। तो दोनों के गुण यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सूर्य के भी और बुध के भी, जो दोनों बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अच्छे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो बुध पर्वत है वो बहुत ज्यादा स्पष्ट होना चाहिए, उस पर काट छाट या फिर किसी तरह का अशुभ चिन्ह हमें नहीं देखने को मिलना चाहिए, तभी ही यहाँ पर इसका पूरा फल जो है वो प्राप्त होता है। तो ये झुकाव बेसिकली देखिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। यूं समझिए कि ये झुकाव जो है वो अच्छे व्यापारियों के हाथ में देखने को मिलता है। एक अच्छा व्यापारी ऐसा इंसान बन सकता है। यहाँ पर क्या हो, सूर्य बुध सूर्य रेखा, अगर यहाँ पर आपको व्यवसाय की रेखा भी स्पष्ट मिल जाए तो क्या कहने, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे व्यापारी बनते हैं। चंद्रमा साथ में विकसित हो जाए तो यहाँ पर आदमी या तो लेखक अच्छा बनता है, उसकी राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होंगी, भले ही उसका फील्ड कोई और भी हो, लेकिन उसके अंदर की जो खूबी है राइटिंग की वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। शिल्प कला यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकती है कि उसकी हॉबी हो, उसकी रुचि हो शिल्प कला की ओर। इस पर्वत पर क्या हो, स्क्वायर का सिंबल हो जाए, चतुर्भुज का चिन्ह हो, तो ये भी आपको सफलता के संकेत देता है। यानी स्क्वायर हो गया जिसे हम चतुर्भुज कहते हैं, स्क्वायर का सिंबल यहाँ पर बना हुआ हो तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा निशान हम यहाँ पर मानते हैं, उन्नतिदायक मानते हैं कि जिस वर्ष में ये बन रहा है स्क्वायर, उस वर्ष में आपको क्या दिलाएगा, यहाँ पर सफलता दिलाएगा। मान लीजिए आयु के 42 वर्ष में दे रहा है या 25वें वर्ष में यहाँ पर ये स्क्वायर बन रहा है रेखा के ऊपर या रेखा से निकलता हुआ बन रहा हो, तो ये आपको पर्टिकुलर उस एज में यहाँ पर आपको उन्नति देता है। यहाँ पर तारे का जो निशान है वो एक बात को दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि यहाँ पर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उसका रुझान जो है वो शेयर सट्टे की ओर जाएगा, जिसके कारण वो अपनी संपत्ति को यहाँ पर नष्ट करेगा। यानी संपत्ति का नष्ट होना, किसी तरह की लालच में फंसकर शेयर सट्टे की लालच में आने के कारण ऐसा व्यक्ति कुछ तो कमाएगा, लेकिन कमाने के बाद मस्तिष्क पर लालच सवार होगी और अपनी सारी संपत्ति जो है वो उसमें नुकसान करेगा। इस जगह पर सबसे अच्छा एक निशान देखने को मिलता है, वो है ट्रायंगल का। स्क्वायर तो है ही, लेकिन ट्रायंगल जो है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव सिंबल है यहाँ पर, जिसे हम त्रिकोण कहते हैं। देखिए ये आपको विज्ञान के क्षेत्र से भी जोड़ता है, यूं कहें आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति में भी मदद करता है। और यहाँ पर हथेली के अंदर हम बात करें और भी कई सारे लक्षण अगर अच्छे हो तो ये आपको विज्ञान के क्षेत्र से जोड़ता हुआ डॉक्टर की उपाधि भी दिलाता है, चाहे वो आप एमबीबीएस में करें या किसी पर्टिकुलरली सब्जेक्ट में पीएचडी करें, यानी नाम के आगे आपके डॉक्टर जरूर लगेगा। तो ये सारी विशेषताएं हैं हमारे सूर्य पर्वत की। ऐसे कई सारे राज जो है वो हस्तरेखा विज्ञान में छुपे हुए हैं, जिसमें से सिर्फ मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी आज प्रदान की है, क्योंकि हस्तरेखा विज्ञान एक ऐसा शास्त्र है जिसका कोई अंत नहीं है। जितना इसके अंदर जाके इसको समझा जाएगा तभी समझ आएगा कि इस ज्ञान का क्षेत्र जो है वो कितना विस्तृत है, जिसका कोई भी अंत नहीं है। हर दिन कुछ नया यहाँ पर सीखने को मिलता है और समझने को भी मिलता है। तो ऐसी कई सारी जानकारियां हैं जो मैं चाहती हूँ आप तक पहुंचे, जिससे आप भी इससे लाभान्वित हों और अपने बारे में जान सकें। क्योंकि कई बार जब हम अपने बारे में जान लेते हैं तो कई सारी गलतियां करने से अपने जीवन में बच जाते हैं, क्योंकि ये वो हमें बताता है हमारे जीवन के बारे में, या जो गलतियां हम कर देते हैं या कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है हमारे पार्ट ऑफ नेचर से। कुछ भी कहे, हमारा नेचर हर चीज को लेकर रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो हमारी कोई भी गलती क्यों ना हो। इस बात को अगर हम समझ लेते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अचीवमेंट भी हमारे पार्ट ऑफ नेचर का नतीजा है और यहाँ पर हमारा लॉस भी हमारे पार्ट ऑफ नेचर का ही नतीजा है। तो हस्तरेखा विज्ञान सबसे पहले जो फोकस करवाता है आपके ऊपर, वो ये करवाता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हुए अपनी वीकनेसेस को अपनी लाइफ से दूर कर दें, तो डेफिनेटली
अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में होंगी, वो भी 101%। क्योंकि इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो चीज जो है वो कोई भी चीज हो सकती है जीवन की। आपका जो लक्ष्य है, आप किसी भी चीज को अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य गलत नहीं हो सकता। आप जो तरीके ले रहे हैं उसको पाने के लिए, वो जाहिर सी बात है गलत हो सकते हैं, तभी आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बात को आपको समझना है, अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है? आपकी सोच की। सोच कहां से आएगी? पार्ट ऑफ नेचर। हर कुछ जुड़ा हुआ है हमसे और हम जुड़े हुए हमारे मस्तिष्क से। तो इसीलिए अगर मस्तिष्क को समझना है तो हस्तरेखा विज्ञान सबसे अच्छा तरीका है समझने के लिए, क्योंकि हमारे ब्रेन ही हमारी हाथों में इंप्रेशंस को बनाता है। इसीलिए ये वो इंप्रेशंस है जो ऑलरेडी हमारे माइंड में है। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ हमारे हाथ में है। जो कौन बताती है? हस्तरेखा विज्ञान बताती है। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। कल हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में, एक अगले पर्वत के बारे में, वो है बुध पर्वत। तो देखना ना भूलिएगा हमारा कल का एपिसोड कि बुध पर्वत आपके बारे में क्या जानकारी लेकर आ रहा है। नमस्कार।